अब हम कैलकुलेट करेंगे कि टार्क विंड टर्बाइन में कैसे कैलकुलेट किया जाता है कि कितना टार्क प्रोड्यूस होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टार्क होगा उतनी ज़्यादा ही पावर जनरेशन आप कर सकेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास जो इक्वेशन थी पावर की, विंड पावर का मतलब वो पावर जो कि अभी विंड में अवेलेबल है, वो भी टर्बाइन एनर्जी में ट्रांसफ़र नहीं हुई है। ठीक है, जस्ट पावर अवेलेबल इन द विंड इटसेल्फ इज इक्वल टू 1/2 into air density into the swept area of the turbine into the cube of the velocity। और हमारे पास एक इक्वेशन और है कि पावर is equal to speed into force। So in short you can say P is equal to velocity into force। This is from mechanics। So अगर ये आप अप्लाई करेंगे विंड के केस में, तो विंड पावर की जगह विंड पावर इज इक्वल टू विंड स्पीड इनटू थ्रस्ट फोर्स ऑन द रोटर। थ्रस्ट फोर्स ऑन द रोटर ये वो फोर्स है जो कि एयर एग्जर्ट कर रही है रोटर पे, जिसको हम लिफ्ट भी कह सकते हैं, जिसकी वजह से वो घूमना शुरू हो रहा है। लिफ्ट फोर्स या थ्रस्ट फोर्स, जिससे वो ब्लेड आपके स्टार्ट रोटेट कर रहे हैं। अगर आपके फॉर एग्जांपल ये हम अगर ये टर्म यूज़ करते हैं एरोप्लेन्स में, दैन इट्स कॉल्ड एज अ लिफ्ट फोर्स, क्योंकि वो एरोप्लेन को ऊपर लिफ्ट कर रहे होते हैं। और अगर हम ये यूज़ करते हैं इन केस ऑफ टर्बाइन, वी आर कॉलिंग इट लाइक अ thrust force, but it is created by the lift that's been given to the rotors। तो thrust force into the wind speed is equal to the wind power। तो अगर आप यहाँ प्लेस करें विंड पावर की वैल्यू इक्वेशन में, दैट्स इक्वल टू 1/2 एयर डेंसिटी एरिया इंटू वी क्यूब इज इक्वल टू द विंड स्पीड इंटू द फोर्स, थ्रस्ट फोर्स। और इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन आ जाएगी थ्रस्ट फोर्स, यानी कि कितनी फोर्स ब्लेड पे पड़ रही है। दैट्स इक्वल टू 1/2 इंटू द एयर डेंसिटी इंटू द स्वेप्ट एरिया इंटू द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। क्योंकि v आप देखें, v इससे आप कैंसिल करेंगे तो एक कट जाएगा और v स्क्वायर रह जाएगा। इंटरेस्टिंगली कि जो फोर्स ब्लेड पे पड़ रही है दैट्स स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। और प्लस ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एयर डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी, जितनी थिक एयर होगी, उतनी फोर्स ज़्यादा पड़ेगी। दैट्स वेरी लॉजिकल। प्लस स्वेप्ट एरिया जितना ज़्यादा है उतनी ही फोर्स ब्लेड पे ज़्यादा पड़ रही है। सिंपली आपका ब्लेड का साइज़ जितना बढ़ता जा रहा है उसकी फोर्स, थ्रस्ट फोर्स उस पर बढ़ती चली जाएगी। और थ्रस्ट फोर्स जितनी बढ़ेगी उतनी ही विंड पावर जो है ना आपकी रिलेवेंटली इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जितना रोटर लंबा हो जाएगा उतनी ज़्यादा आपका जो एरिया है वो इंक्रीज हो जाएगा, रोटर स्वेप्ट एरिया, और अकॉर्डिंगली विंड पावर बढ़ जाएगी और फोर्स भी इन टोटल इंक्रीज हो जाएगी। टॉर्क बेसिकली इटसेल्फ है क्या? बेसिकली टॉर्क इज अ रोटेशनल फोर्स, ओके, and it's created by applying a force at the moment arm D here। so जब आप जैसे रेंच को प्रेस करते हैं फोर्स लगा के, तो ये जो आपके पास नट है इस पे आप टॉर्क अप्लाई कर रहे हैं, इज द एंगुलर मोमेंटम क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। दिस इज, और D इज अ डिस्टेंस, ओके। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये हो गया जिसके अक्रॉस ये रोटेट कर रहा है। मोमेंट ऑफ आर्म ये हो गया एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेकर जहाँ तक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ आर्म विच इज़ D। सो द टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू द D। इसका मतलब ये है कि आपने टॉर्क, फोर्स आपकी अगर कांस्टेंट भी हो जाए और अगर आप इस लीवर का साइज़ बढ़ा दें और एंड से अप्लाई करें तो यू कैन जनरेट मोर टॉर्क। इसीलिए जो बड़े साइज़ के नट्स होते हैं, बोल्ट्स होते हैं, उनके लिए हम लॉन्गर लीवर यूज़ करते हैं, क्योंकि
वो उसके लिए आपको टॉर्क ज़्यादा चाहिए उनको ओपन करने के लिए। तो लॉन्गर लीवर से फ़ायदा ये होता है कि टॉर्क इंक्रीज़ हो जाता है। Similar is the case of the turbines. So if you have to increase the torque at the rotor, you have to increase the length of the blades of the turbine. Key concepts क्या हैं इसके जी? It's a vector quantity. Torque has both magnitude and the direction. The direction of the torque vector can be determined using right-hand rule. Axis of rotation. This is a fixed point on linear line around which an object rotates. जैसे हमने देखा था कि एक खास डायरेक्शन में ही ये रोटेशन हो रही है, तो it is an axis of rotation as well. Moment of arm. This is the distance from axis of rotation to the point where force is applied. So R is the moment of arm here. Here you can, it is shown by D. So it's moment of arm. Leverage. The further the force is applied from the pivot point, the longer the moment of arm, the greater the torque produced. This is why longer range makes it easier to loosen a tight bolt. Okay, so what tight bolt, that means you need a more torque, so you need to bring a wrench which is a longer basically distance available in this. Torque formula basically आपके पास क्या है? T is equal to R F into sin of थीटा। तो ये बेसिकली सिंपल सा आपका इक्वेशन हो गई। ये आप देख रहे हैं, ये रेंच है, इसकी लेंथ है, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और आपके पास टार्क प्रोड्यूस हो रहा है विच इज़ इक्वल टू फोर्स इनटू द लेंथ। इसमें आप देखें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एक्सिस, सेंट्रल एक्सिस ये है इसका, ठीक है जी। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, तो मोमेंट आर्म आपके पास आ जाएगा। अच्छा जी, अब फर्दर टार्क ऑन द रोटर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। टार्क ऑन द रोटर, तो ये एग्जांपल आप देख रहे हैं कि ये बेसिकली विंड टर्बाइन है। यहाँ दिस इज विंड टर्बाइन और बेसिकली ये थ्रस्ट फोर्स अप्लाई कर रहा है, एयर जो है इसके ऊपर, जो हमारे ब्लेड्स हैं, और ये इसका बेसिकली रेडियस है, ठीक है जी। अब जितना ज़्यादा आपके पास इस रोटर के ऊपर जो है टार्क उतना ज़्यादा होगा जितना इसका रेडियस ज़्यादा है, ठीक है। सो टार्क इज इक्वल टू फोर्स, थ्रस्ट फोर्स applied, thrust force applied into the radius of the rotor, that's equal to the torque. अगर आप यहाँ thrust force जो हमने कैलकुलेट की थी ऑलरेडी, वो इसमें अप्लाई कर दें पिछली शीट में। ये कैलकुलेट की थी फर्स्ट thrust force जो कि थी F इज इक्वल टू 1/2 डेंसिटी इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि यू आर गोइंग टू गेट द टार्क basically at the rotor is equal to 1/2 rho a into v square into r. So ये theoretical टार्क है बेसिकली। ये वो टार्क है जिसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि तमाम की तमाम विंड पावर कन्वर्ट हो गई है इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी जितना भी स्वेप्ट एरिया है उसमें हर जगह ब्लेड्स ही ब्लेड्स हैं। इट्स लाइक दैट व्हिच इज theoretically representing this equation is representing this equation. So you are extract, this is the total torque available in the wind energy crossing through this wind turbine. However, जैसे हमें पता है कि सारी विंड एनर्जी कन्वर्ट नहीं होती विंड वो टर्बाइन एनर्जी के अंदर, तो उसका कुछ पोर्शन कन्वर्ट होता है, ठीक है जी। तो हम अगर ये कंसीडर करें कि जी एक्चुअल रोटर टार्क कितना होगा, दैट विल नॉट बी इक्वल टू the total torque available in the wind, that will be some factor that must be equal to less than 1. बैट्स लॉ भी हमें कहता है कि जो टोटल जो फोर्स जो विंड की जो पावर अप्लाई होती है, विंड की जो इंट्रैक्शन होती है टरबाइन के ब्लेड के साथ, दैट इज़ नॉट मोर देन 59%. सो इसका मतलब ये है कि जो टार्क अवेलेबल है विंड के अंदर, तमाम की तमाम विंड के अंदर, वो कंप्लीट टार्क जो है ना वो एग्जिट नहीं होगा ब्लेड्स पे, उसका कुछ पोर्शन ही एग्जिट हो सकता है। जितनी एयर आपकी से इंट्रैक्ट कर रही है वो ही बेसिकली टार्क प्रोड्यूस कर सकती है। काफ़ी सारी एयर ऐसी भी होगी जो कि इंट्रैक्ट किए बगैर स्ट्रेट गुजर जाएगी, क्योंकि अभी वहाँ ब्लेड्स है अवेलेबल नहीं है, गुजर रहा है। और वही इसी वजह से 40% जो है ना आपके पास समझ लें
40 to 50% जो है ना विंड एनर्जी बची होगी स्टिल आफ्टर क्रॉसिंग द टर्बाइन स्टिल। तो आप ये लेट्स सपोज आप उस फैक्टर को अगर कंसिडर करें सी टी, दिस इज अ टार्क कोफिशिएंट जस्ट लाइक अ सी पी दैट वी कैलकुलेटेड अर्लियर विच इज़ अ परफॉर्मेंस कोफिशिएंट। तो जो असल टार्क है जो ब्लेड पे एग्जिस्ट हो रहा है वो होगा इस कोफिशिएंट के से मल्टीप्लाई विच इज़ विल बी इक्वल टू लेस देन 1, इट्स अ फ्रैक्शन। और अगर हम इसका रिलेशनशिप मालूम करना चाहें कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सी पी एंड कोफिशिएंट ऑफ टार्क, तो हम इक्वेशन 1 जो हमारे पास आई थी पी टर्बाइन इज इक्वल टू सी पी, पावर जो टर्बाइन में एब्जॉर्ब हो रही है वो विंड पावर के सी पी टाइम्स है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस से मल्टीप्लाई करेंगे विंड पावर जो अवेलेबल है, ये विंड पावर अवेलेबल है, इसके कोफिशिएंट से अप्लाई करेंगे हम लोग सी पी का इसका पोर्शन। और सी पी जो है सी पी की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा 59.3% हो सकती है, सी पी मैक्स, दैट्स अ बेस्ट बेट्स लॉ। ओके, तो इसको रीअरेंज करेंगे, आपके पास आएगा सी पी इज इक्वल टू पी टी डिवाइड बाई 1/2 इंटू द रो इंटू द ए इंटू वी क्यूब। तो आपके पास ये आ गया एक इक्वेशन, आपने सी पी निकाल लिया, सी पी की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इस इक्वेशन को हम पहले से जानते हैं। फिर हमारे पास एक और इक्वेशन है मैकेनिक्स की, वो ये है कि जी टर्बाइन पावर इज इक्वल टू द टर्बाइन टार्क इनटू द एंगुलर स्पीड, यानी आपका जो टर्बाइन ब्लेड्स की एंगुलर स्पीड है वो किस स्पीड से मूव कर रहे हैं, और टर्बाइन पे जो टार्क है रोटर के ऊपर वो कितना एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है जी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास वो पावर आ जाएगी जो कि टर्बाइन जनरेट कर रहा है। एक आपके पास आ गई एंगुलर स्पीड W, एक आपके पास आ गया TW TT, बेसिकली टर्बाइन टार्क की वैल्यू आ गई, दोनों को मल्टीप्लाई किया आपने और आपके पास P टर्बाइन आ गया। इसका मतलब ये कि जितना ज़्यादा आपके पास टर्बाइन है के ऊपर टार्क होगा उतनी ज़्यादा बेसिकली P टर्बाइन जनरेट हो सकती है। और जितना ज़्यादा टार्क हमने देखा अभी किस पे डिपेंड कर रहा है, वन ऑफ द फैक्टर इज़ द लेंथ ऑफ द रेंज और लेंथ ऑफ द रोटर। तो अब आप क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ और फिर रिजल्ट निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूटिंग 2 in 1। सब्स्टिट्यूटिंग 2, ये वैल्यू आपने 2 1 में सब्स्टिट्यूट की, PT की जगह पे आपने TT इंटू डब्ल्यू डाल दिया, TT इंटू डब्ल्यू। अभी इक्वेशन आपकी वही है जो कि विंड पावर वाली इक्वेशन है, उसके अंदर आपने ये एडिशन कर दिया एज पर मैकेनिक्स। उसके बाद आपने क्या किया कि मल्टीप्लाई किया टॉप और बॉटम को रेडियस ऑफ द रोटर ब्लेड के साथ। ये हमने क्यों किया ये हम आगे देख लेते हैं, मज़ीद नेक्स्ट जाएंगे हम, क्योंकि आप इसको दोनों को डिवाइड करेंगे इक्वल टू 1 आएगा, सो इट डजंट मेक एनी डिफरेंस इफ़ आई मल्टीप्लाई आर ऑन टॉप एंड बॉटम एज वेल। अच्छा, अब इसको रीअरेंज करेंगे इक्वेशन को, तो आपके पास कौन सी इक्वेशन आ जाएगी, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट इज इक्वल टू TT डिवाइड बाय 1/2 रो इंटू एरिया इंटू वी स्क्वायर। ओके, एंड ओमेगा R divided by V, which is equal to tip speed ratio. Omega R is basically the angular speed divided by the wind speed. Okay, so this is the tip speed ratio. This equivalent to turbine coefficient जो हमने अभी देखा है, कैलकुलेट किया था CT। यहाँ से आप देखेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट this same equation, turbine coefficient. Okay, so it means that coefficient of performance after calculating this equation is equal to the turbine coefficient and the tip speed ratio. So हमें जो relationship मिलता है
वो मिलता है TSR इज इक्वल टू CP डिवाइडेड बाय CT। अब ये एक रेशियो, एक रिलेशनशिप है, हम इसको यूटिलाइज करेंगे वाइल डिज़ाइनिंग द विंड टर्बाइन। अब मिसाल के तौर पे CP की वैल्यू आपने निकालनी है कोफिशिएंट परफॉर्मेंस की, तो आप देखोगे यार TSR आपके पास क्या है और टर्बाइन कोफिशिएंट जो है ना आपका, कोफिशिएंट ऑफ टर्बाइन क्या है। तो इनको, इन पैरामीटर्स को आप को रिलेट करते हुए अपनी जो डिज़ाइनिंग है वो कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक ख़त्म हो गया है।